सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि क्या मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर के मामले पर घुटने टेक दिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी रहनुमाओं की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली। जम्मू कश्मीर की रहनुमा महबूबा मुफ्ती ने दावतनामे की तस्दीक भी कर दी है, जबकि भारतीय मीडिया का कहना है कि कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल करने के हवाले से बातचीत का इम्कान है। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस 24 जून को होगी और मोदी इस कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। अहम कॉन्फ्रेंस 24 तारीख को होने के लिए जा रही है। भारतीय मीडिया का ये कहना है कि कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल करने के हवाले से बात किए जाने का इम्कान है। इसी बारे में बात करेंगे। दिफाई तर्जियाकार अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, क्या भारतीय रवैये में कुछ लचक देख रहे हैं? ये जो 24 जून को कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, कुल जमाती कॉन्फ्रेंस, इसमें इम्कान ये है कि कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल करने के हवाले से बात हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पुरानी हैसियत तो नहीं, लेकिन मजीद कुछ आगे जो इक़दाम करने हैं उनके बारे में पॉसिबिलिटी है कि कुछ किया जाए। जिन लोगों को इनवाइट किया गया है वो वही प्रो इंडिया पार्टीज हैं, हुर्रियत वालों को तो बुलाया नहीं गया। तो जो असल स्टेक होल्डर्स हैं उनको बाहर रखा गया। इससे पहले यही पे बदलियत थी। दूसरी तरफ ये है कि कश्मीर की जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर था उसका या आबादी का तनासब था वो बदल दिया उन्होंने। 35 लाख, हमारे फॉरेन ऑफिस के मुताबिक 35 लाख लोगों को शहरियत दे दी है कश्मीर की, जो कि वहाँ रहते नहीं हैं और हिंदू हैं, कोई केरला में है, कोई कहीं है। उनके पास अब वोटिंग राइट्स हो गए क्योंकि वहाँ के शहरी हैं। जब वोटर लिस्ट बनेगी तो इन लोगों को वोटिंग राइट होगा। अब ये जो प्रो इंडिया पार्टीज हैं इनको बुला के तो भारत अगर उनसे ये कहता है कि हम रियासत बहाल करने लगे हैं और ये बहाल करने लगे हैं कि आपकी असेंबली, जिस तरह बाकी भारत की पूरी और रियासतों में है असेंबली, इसी तरह आपको भी एक असेंबली वापस आ जाती है। लेकिन उस असेंबली में जो लोग आएंगे उनके चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए, वो 35 लाख वोट वो होगा जो हिंदू का है। नतीजा ये है कि अब बन तो जाएगी असेंबली, लेकिन यहाँ पे हिंदू डोमिनेटेड एक गवर्नमेंट आएगी क्योंकि हिंदू वोटर ज्यादा है। तो उन्होंने दर हकीकत कश्मीर का स्ट्रक्चर बदल दिया है और इसके साथ साथ कुछ उन्होंने नई कॉन्स्टिट्यूंसी बना रहे हैं जहाँ पे कि कश्मीर का अपना वोट जो है, अंदर जो वादी है कश्मीर जहाँ मुसलमान हैं, उनकी सीटें काफी कम हो जाएंगी। उनके पास 44 सीट्स थी और मेरा ख्याल है वो 44 से कम होके तो वो तकरीबन 30-32 रह जाएंगी। तो ये अपोजिशन बन जाएगी हमेशा के लिए मुसलमानों की, और बाकी जो है वो मेजॉरिटी पार्टी बन के तो पार्लियामेंट में हमेशा आ जाया करेंगे। तो उन्होंने वो झगड़ा के जी कांग्रेस कोलिशन गवर्नमेंट बनाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके, या बीजेपी बनाए, उन्होंने वो धंधे खत्म कर दिए। अब हमेशा के लिए वहां पे हिंदू गवर्नमेंट जो है उसके आने के चांसेस। सही। अमजद शुएब साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया गजनफर अली साहब आपके वक्त का। फरमाइएगा, 24 जून को ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है भारतीय वज़ीर आज़म ने और कुल जमाती कॉन्फ्रेंस है जिसमें कश्मीर के हवाले से बात की जाएगी और भारतीय मीडिया का ये दावा है कि जो कश्मीर की पुरानी हैसियत है उसको बहाल करने के हवाले से बात हो सकती है। आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं और क्या तवक्कुआत हैं? तवक्को तो कोई अच्छी नहीं है, और क्योंकि जो भारत ने जो ये ड्रामा रचाया था, जिस तरह उन्होंने 375 को एनर किया था और ख़त्म किया था, और उसके बाद के जो इक़दाम हैं और उन जो इक़दाम किए गए उनमें सबसे बड़ा जो उन्होंने एक वहाँ पे कश्मीर के साथ धोखा किया है, कश्मीर के अंदर जो कुछ किया है वो है कि वो इलाके जहाँ पे मुसलमान वैली में, जहाँ पे मुसलमानों की आबादी आपको पता है कि हिंदुओं की आबादी से ज़्यादा थी और आज वहाँ पे परसेंटेज काफ़ी फेवरेबल है, वहाँ उन्होंने जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर उसको चेंज करने की कोशिश की, उसको बदलने की कोशिश की। और बहुत सारे लोगों को जाके न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि श्रीनगर से ऊपर आप जाएँ तो अनंतनाग और पोशपुरा, इसके नज़दीक भी लोगों को आबाद किया है। तो मेरा ख्याल ये है कि वो क्योंकि एक प्रेशर है और उस प्रेशर के तहत आपने देखा वो प्रेशर जो है वो इंटरनली भारत में जनरेट हो रहा है कि भारत के अंदर जो एक तो कोविड की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जिस तरह गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जिस तरह मोदी ने हैंडल किया है, उसके अंदर ना तो इकोनॉमिकली और ना
सोशली ना एक डोमेस्टिक पॉलिसी की तौर पे कोई एक रब्त या एक रवाब एक बेहतरी नजर आ रही है। और इंटरनेशनल मीडिया में भी भारत के ऊपर जो नुक्ताचीनी है वो खास तौर पे कोविड के हिसाब से, और गवर्नमेंट जिस तरह कोविड को हैंडल किया और जिस तरह वहाँ पे लोगों को तैयार मददगार छोड़ा गया, उससे बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी हो रही है और बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी है जिसमें भारत का असल चेहरा दिखाया गया। तो मेरे ख्याल में, मेरी नज़र में ये भी एक कोशिश है दुनिया की जो तवज्जो है उसको डिफ्लेक्ट करने की, उसको कश्मीर से उस तवज्जो को हटाने के लिए और एक मैसेज ऐसा भेजने के लिए कि जी भारत जो है वो मसले का हल निकालना चाहता है। क्योंकि उधर से चाइना ने भी पाकिस्तान ने जो अपना क्लेम तो जाहिर किया, लेकिन चाइनीज भी चाइना की हुकूमत को उस कदम को नहीं मान रही है, उस इक़दाम को नहीं मान रही है जो भारत की हुकूमत ने 375 या कश्मीर की हैसियत को ख़त्म करने के हिसाब से किया है। और आपको पता है कि चाइना की फौजें जो हैं वो किस तरह भारत की सरहदों पे और मौजूद है वहाँ पर, उन जगहों पे जिसको किसी ज़माने में भारत अपना इलाका कहा करता था। इसके ऊपर एक मेरी नज़र में एक ऐसी कोशिश है जिसके ज़रिए से वो अपने ऊपर जो मुख्तलिफ अवामिल के हिसाब से जो नुक्ताचीनी हो रही है उसको डिफ्लेक्ट करना चाहता है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में ये समझना, ये कहना कि भारत उसकी हैसियत को तब्दील कर देगा, वो मेरा ख्याल इमीडिएटली फौरन उसकी कोई इंडिकेशन जो है वो भारत के हुकूमत की ये तरफ से, भारत के प्रेस की तरफ से नहीं आई, नजर आई है। अब देखना ये कि कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन कौन से लोग हैं जो उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे कश्मीरी वहाँ पर जो सैयद अली गिलानी से लेके जितने नीचे लीडर हैं सबको पाबंद सलासिल रखा गया, बल्कि उनको ही पाबंद सलासिल नहीं किया गया, उनकी मूवमेंट पे चेक। जी हाँ बिल्कुल, और जो सर मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनको मदऊ ही नहीं किया गया। साथ रहिएगा, गजनफर अली साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया नादिर मीर साहब आपके वक्त का। सर कितने % चांसेस हैं कि कोई मुस्बत तब्दीली भारतीय जो गवर्नमेंट है कश्मीर के हवाले से ले सकती है, या ये सिर्फ एक स्टंट होगा दिखाने के लिए? स्टंट तो भारत 1947 से पहले का कर रहा है कश्मीर पे। सवाल ये है कि अगर भारत जो पाकिस्तान को और कश्मीरियों को और भारत के कुछ लोगों को और दुनिया को बेवकूफ कॉन्स्टेंटली बना रहा है कंसिस्टेंटली कश्मीर पे, अगर वो ये मान भी जाता है, मतलब फॉर आर्ग्यूमेंट सेक अगर हम ये मान भी लें कि वो ये 35A या जो आर्टिकल रिवोक किया है वो दोबारा कर भी दे, तो क्या कश्मीर का मसला हल हो गया? क्या ये मसला था कश्मीर का कि वो आर्टिकल ना हो? कश्मीर का मसला तो ये है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड बाय इंडिया। हमारी पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट ने कश्मीर पॉलिसी इसीलिए दी थी, कश्मीर इज पाकिस्तान। जब आप कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा कहेंगे तो फिर आप उसके मुताबिक बात करेंगे। अगर आप उसको समझेंगे नहीं हमारा हिस्सा और कहेंगे हाँ वो मसला कश्मीरियों का और भारत का और बाकी दुनिया का है, तो फिर आप इस तरह करते रहे 70 सालों से, स्टेटमेंट देते रहेंगे, पॉलिसीज बदलते रहेंगे, जो हो रहा है वो आउट ऑफ बॉक्स इन बॉक्स होता रहेगा। क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान ने क्या करना है इसके ऊपर? पाकिस्तान शुड हैव वन स्टांस, एक पाकिस्तान ने स्टांस लेना है रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इंडिया डज। मिसाल के तौर पे जैसे अभी बात की गई और वैसे भी सबको मालूम है कि इंडिया डेमोग्राफी या आबादी बदल देता है, बॉर्डर एरियाज में हिंदूज को ले आता है या कुछ और कर देता है, या ऐसी सूरत हाल पैदा कर देता है यहाँ प्लेबिसाइट जो हम कराना चाहते हैं या 70 साल से बात हो रही है और वो भी कश्मीर का मसला हल ना कर सके, तो फिर क्या सोल्यूशन है आपके पास? सबसे पहले आप पाकिस्तान की पॉलिसी क्लियर करें। पाकिस्तान हैज टू क्लेम कश्मीर, जो हम करते नहीं, और हम नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट में कह रहे हैं क्लेम कश्मीर के ये अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन है। जो पार्टीशन पे ज्यादती और जुल्म हुआ कश्मीरियों से और पाकिस्तानियों से वो ये था कि कश्मीर ने पाकिस्तान बनना था और हम इसी पे कायम हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ वो 35A रखता है नहीं रखता, आबादी बदलता है, कुछ और करता है या नहीं करता है या किससे बात करता है, आप एक स्टांस पे कायम रहें ताकि कश्मीर की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको भी सपोर्ट हो और पाकिस्तान का जो कश्मीर पे क्लेम है उसको भी। ये समझने की बात है जो हम कहते हैं कि जिस तरह बात की जाती है और पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, वो ऐसे बात करते हैं कि मसला सिर्फ कश्मीरियों का है और भारत का। इट इज नॉट लाइक दिस। पाकिस्तान इज अ पार्टी टू दिस डिस्प्यूट। पाकिस्तान का आजाद कश्मीर भारत ने आपको गिफ्ट या तोहफा नहीं दिया था। आप देखें कि किस तरह तारीख से किस तरह आजाद कश्मीर पाकिस्तान को मिला।
اور ابھی جب بھارت نے دوبارہ کوشش کی لداخ میں 62 میں اور ابھی دوبارہ، تو چائنا نے کیسے اس کے ساتھ سلوک کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے وی شوڈ ہیو ون پالیسی، کشمیر از پاکستان. صحیح، پاکستان کو اپنی پالیسی کلیئر رکھنا ہوگی. نادر میر صاحب ساتھ رہیے گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں مشال ملک صاحبہ، حریت رہنما ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ آپ کے وقت کا. 24 جون کو یہ کانفرنس ہونے کے لیے جا رہی ہے کل جماعتی، اور اس میں مختلف جو لیڈران ہیں انہیں مدعو بھی کیا گیا ہے. نریندر مودی اس کی صدارت کریں گے. آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ ہٹ دھرمی کم دکھائی دے گی بھارتی رویے میں، اور جو دنیا ہے صرف اس کو دکھانے کے لیے یہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، یہ اس وقت انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ ہے مودی کے اوپر اور اس کی گورنمنٹ کے اوپر، کیونکہ یہ جس طرح کی پالیسیز ہندوتوا کی امپلیمنٹ کر رہے ہیں. نہ صرف سب سے پہلا جو ان کا ایکشن تھا جو شہرہ کاٹی ہے انہوں نے آرٹیکل 370 کی، اس کے بعد جو کشمیریوں کا لاک ڈاؤن اور نسل کشی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اینٹی مسلم لاز، اینٹی مائنورٹی لاز جو انہوں نے پاس کی ہیں، وہاں پہ جو کچھ وہاں پہ ایک بحران مچا ہوا ہے. پھر کورونا کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں جس طرح ایک قہر ٹوٹا ہے ہندوستان کی عوام کے اوپر، آکسیجن کے سلنڈرز نہیں تھے. تو اوور آل اکانومی کولیپس کر رہی ہے، انٹرنیشنل پریشر ہے، پھر ایکسٹریمزم جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اور ایکسٹریمزم کی مائنڈ سیٹ کی لیڈرشپ آ جائے جو ایک دہشت گرد ہے RSS، جو بہت سے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو رہی ہے پچھلے 70 سالوں سے، تو ایسی سرکار پورے خطے کی تباہی کا مرکز بن سکتی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ پاکستان کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کر کے خدا نخواستہ کوئی نیوکلیر ایکسچینج ہو جائے. تو اس لیے انٹرنیشنل پریشر بہت ہے ہندوستان کے اوپر جس کی وجہ سے، اور انٹرنل سچویشن بھی ان کی بہت ہی ویک ہے، تو اس وجہ سے یہ کال کی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے، تو یہ پریشر کی وجہ سے یہ میٹنگ بلائی گئی ہے. بہت شکریہ. مشال ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر آپ کا بہت شکریہ. اور امجد شیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ. اور پاکستان کی سرزمین کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، وزیر اعظم عمران خان نے امریکہ پر واضح کر دیا. امریکی نیوز چینل کو انٹرویو میں کہا کہ امریکہ کو اپنی سرزمین پر فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے. پیپلز پارٹی کے رہنما عبد القادر پٹیل کہتے ہیں کہ 3 سال میں لوگوں کا خون نچوڑ کر اشرافیہ کی جیبیں بھری گئیں. ملک میں بجلی اور گیس کے استعمال میں 23% کمی ہوئی تو لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں کیسے اضافہ ہوا؟ آج ہر شخص محمد بن قاسم بن کر سندھ پر چڑھ دوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. 2 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے آئے ہیں. بے روزگاری، مہنگائی میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے. جب مہنگائی بڑھ رہی ہو، بے روزگاری بڑھ رہی ہو، لوگ غربت کی سطح سے نیچے آ رہے ہوں، تو کیا یہ گروتھ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ پیٹرول کی قیمتیں آپ بڑھائیں گے، یہ غریب آدمی کے جیب سے آپ نکالیں گے، یہ آپ ناجائز ٹیکسز لگائیں گے، مہنگائی کو اتنا لے جائیں گے اوپر. اب تو غریب خودکشی کر رہے ہیں، متوسط بھی خودکشی کرنے لگیں گے. 1 سال میں اگر سارے مسئلے حل نہیں ہوئے تو انسان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، چلے جانا چاہیے. سارے ارب پتیوں کو آپ نے اس سے فائدہ دیا. سر 3 سال میں 22 کروڑ عوام کا خون نوچ کر آپ نے لوگوں کی جیبیں بھری. ملک میں پانی اور بجلی کے ایک اور بحران کا خدشہ ہے. دریاؤں کے بہاؤ میں کمی، ڈیموں میں پانی کا ذخیرہ تیزی سے ختم ہونے لگا. ذرائع آبی وسائل کے مطابق اسکردو اور دیگر شمالی علاقہ جات میں درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا. ایک ہفتہ یہی صورتحال رہی تو پانی کا شارٹ فال 32% تک ہو سکتا ہے. مزید جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد سخی چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں. سخی چودھری بتائے گا کیا اعداد و شمار ہیں اس سلسلے میں؟ جی دیکھیں، اعداد و شمار جو ہے وہ اتنے حوصلہ افزا نہیں ہے، چونکہ ملک میں پانی اور بجلی کا ایک بڑا بحران جو ہے وہ پیدا ہونے کا خدشہ جنم لے رہا ہے. اور اس میں وجہ یہ ہے کہ دریاؤں کے بہاؤ میں کمی اور ڈیموں میں جو پانی کا ذخیرہ ہے وہ تیزی سے ختم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اسکردو اور دیگر شمالی علاقہ جات جو ہے وہاں پر درجہ حرارت جو ہے وہ 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا ہے. اور اس حوالے سے ایک ہفتہ صورتحال یہی رہی کہنا ہے ماہرین کا، تو پھر پانی کا شارٹ فال جو ہے وہ 32% تک ہو جائے گا. اور دریاؤں میں پانی کا بہاؤ 4,85,000 سے کم ہو کر 2,58,000 کیوسک تک رہ گیا ہے، جو کہ انتہائی الارمنگ ہے. اس کے علاوہ منگلا ڈیم سے پانی کا اخراج جو ہے مزید کم ہوتا جا رہا ہے. اور وفاقی حکومت کی بجلی کی پیداوار کے لیے ڈیموں سے پانی کا اخراج جو بڑھانے کی ہدایت کی گئی ہے. ذرائع آبی وسائل کہتے ہیں، اور ایسا نے منگلا اور ترمیلا سے پانی کا اخراج بڑھانے کی تجویز ہے اس کو مسترد کر دیا. بجلی کی پیداوار کے لیے پانی کا بحران پیدا نہیں کر سکتے. یہ ذرائع آبی وسائل کی اور موجودہ صورتحال برقرار اگر رہی تو پھر تربیلا اور منگلا سے 3,000 میگا واٹ بجلی سسٹم سے نکل جائے گی، جو کہ بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے. قادرپور گیس
फील्ड मरम्मत के बायस बंद है। कादरपुर गैस फील्ड की जो बंदिश है, ठीक है, तो सूरत हाल मजीद तशवीशनाक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आसगे चौधरी अपडेट करें। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तंजीम पामी की जनरल काउंसिल ने पीएमसी के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। एडमिशन रेगुलेशन 2021 को मुअत्तल करने का मुतालबा किया गया है। मुतालबात मंजूर न होने पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तालाबंदी का इंदिया दे दिया। पामी के सदर प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि पीएमसी ना तजर्बाकार लोगों के हवाले कर दी गई है। गलत पॉलिसियाँ मेडिकल एजुकेशन को तबाह कर रही हैं। इस बुलेटिन से इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।